तो ये थी इस वक्त की हेडलाइन। सब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि दूसरे मुल्क के मामलों से हमें क्या लेना देना, वो आम लोगों के लिए नहीं, आतंकवादी की सरगना के मारे जाने पर छाती कूट रहे हैं, मातम मना रहे हैं। और यह मातम जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक भी दिखाई पड़ रहा है। यही लोग आम लोगों की मौत पर, बांग्लादेश में जब आम लोग मारे जा रहे थे, आम अल्पसंख्यक, हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं, तो इन सब के मुंह पर बहुत चौड़े चौड़े टेप लगे हुए थे। या तो बोल नहीं रहे थे या कह रहे थे क्या लेना देना हमें दूसरे से। तो यह बड़ा सवाल है कि क्या सियासी दंगल में मातम की सियासत चल रही है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तो थम गया। अब 40 सीटों के लिए कल मतदान की पूरी तैयारी भी है, लेकिन सियासी दंगल में अब मातम की सियासत वहां पर जोर पकड़ रही है। कश्मीर में सियासी लीडरों के समर्थन में बड़गाम को बंद रखा गया है। इस्राएल के हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत का मातम कश्मीर के कुछ इलाकों में मनाया गया। वोट बैंक की सियासत में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने अपने सभी चुनावी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए और मातम मना रहे लोगों के साथ वो हमदर्दी दिखा रही हैं। तो वहीं इसी कोशिश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सईद राहुल्ला ने भी चुनाव प्रचार छोड़ दिया। तो बीजेपी को मौका मिला। आतंकी संगठन के चीफ नसरुल्लाह की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों को याद दिलाया कि क्या इन्होंने कभी सेना के जवानों के शहीद होने पर मातम मनाया है क्या, या फिर मातम तो छोड़िए, क्या अफसोस के कभी दो शब्द भी कहे हैं क्या। तो सॉफ्ट सेपरेटिज्म की सियासत में कश्मीर के नेताओं में लगता है होड़ लग गई है। तो जाहिर है कि हमास और हिजबुल्लाह इनके लिए आतंकी संगठन लगता है नहीं है। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इजराइल। तो वोट बैंक की सियासत में आतंक के समर्थन को भी अक्सर गुड काउज से जोड़ा जाता है। पाकिस्तान गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में फर्क कर कंगाल हुआ पड़ा है, सामने में नजीर है। जाहिर है सियासत में अगर तरक्की और लोगों के जीवन में बदलाव का कोई नजरिया नहीं होता तो वहां इमोशनल कार्ड खेलकर वोट बैंक को मजबूत बनाया जाता है। और यही जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियां और कुछ नेता कर रहे हैं। तो इस मामले में उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। बड़े चिंतित लग रहे हैं। और यह चिंता उस समय नहीं थी जब बांग्लादेश में इस तरह का अत्याचार हो रहा था। तो बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सेना जब शहीद होती है तो ये लोग कुछ नहीं करते, लेकिन यहां पर हिजबुल्लाह के चीफ के शहीद होने पर मातम मना रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ के मौत पर महबूबा मुफ्ती मातम मना रही हैं और अपना चुनाव प्रचार अभियान बंद कर रही हैं। और जब बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं तब क्यों नहीं दुखी होती हैं, तब क्यों नहीं चुनाव प्रचार अभियान बंद कर देती हैं। देश के सैनिकों की शहादत पर उनको दुख नहीं होता है। और किसी अन्य देश में, दो देशों के बीच की लड़ाई है, उसमें अगर किसी की मौत होती है तो इंडिया में उनको ज़रूरत नहीं है कि वो मातम मनाएं और अपना चुनाव प्रचार अभियान बंद कर दे। गंभीर सवाल है, इसीलिए हम ये सवाल उठा भी रहे हैं और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, जम्मू कश्मीर से। साथ में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। रमा, पीडीपी के बयानों को, महबूबा मुफ्ती के बयानों को थोड़ा याद करूं तो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि देखिए हम तो लगता है कि किंग मेकर रहेंगे, यानी कि ऐसा उनको एहसास शायद हो गया था कि इस बार के चुनावी दौड़ में वो शायद बाहर हैं, ऐसा एहसास उनके इन बयानों से हो रहा था। लेकिन क्या लगता है, इस नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद, आतंकवादी नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो एक संजीवनी के तौर पर देख रही हैं क्या, कि लास्ट मिनट में कुछ संजीवनी मिल जाए इससे?
देखिए, इसमें दो बातें सामने आती हैं। सबसे पहली बात तो वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एनसी के आगा रोहिल्ला हैं, उन्होंने भी एक दिन के बाद इसी कंपटीशन में ये कहा कि मैं भी चुनाव प्रचार जो है नहीं करूंगा, या बंद, जो पूरा अगर हम उसकी बात करते हैं बड़गांव की बात, तो उसको बंद रखने की बात कही। दूसरी बात ये कि ये सॉफ्ट कॉर्नर है, ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि बिल्कुल मतलब युद्ध के बादल छा गए हैं। किस तरह से युद्ध के बादल उन्हें दिखाई देते हैं? बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद जब हमारे इतने जवान जो हैं शहीद हुए, एक शब्द जो है सहानुभूति का, एक शब्द जो है उनके प्रति उनकी जबान से नहीं निकलता है। अब वहां पर इस पूरे कनेक्शन को आप जोड़कर देखिए और ये लगाइए कि 370 से पहले भी, जब पहले यहाँ पर एनसी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, पीडीपी की सरकार रही है, सुरक्षा बलों में कोई कमी नहीं थी, सुरक्षा बल थे, पर्याप्त संख्या में थे। लेकिन क्या वजह है कि उस वक्त आतंक पर लगाम नहीं लगी? 70 सालों में आतंक पर लगाम नहीं लगी, और 370 के बाद किस तरह से जो आतंकी घटनाएं हैं उन पर भी लगाम लगती है, पत्थरबाजी भी बंद हो जाती है। तो ये अपने आप में बड़े सवाल जो है वो उठते हैं पीडीपी के व्यवहार से भी और एनसी के व्यवहार से भी। महबूबा मुफ्ती जो किंग मेकर की बात कर रही थी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीडीपी का हश्र हुआ है वो उन्हें अपने आप ही दिखाई दे गया था। तो एक तरह से फेस सेविंग है कि नहीं, हम किंग तो नहीं बनेंगे लेकिन हम किंग मेकर जरूर बनेंगे। इसके साथ ही अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो वोट बैंक की राजनीति है कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करते हुए वो जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन वोट बैंक से इतर जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, जब हम देश की बात करते हैं, तो उनको देखते हुए ये जो स्टेटमेंट्स हैं बड़े गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप किनका सम्मान कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल तो है। आप किससे सहानुभूति दिखा रहे हैं? लेकिन उम्मीद के बादल नजर आने लगे। ठीक है, मैं लौटता हूं। जो उठते हैं। ठीक है, लौटता हूं रमा। लेकिन मुझे लगता है विनोद जी, उम्मीद शायद उन लोगों से तो जरूर होगी जो एक आतंकवादी के मारे जाने पर सड़कों पर उतरे हैं। उनके वोट की तो उम्मीद जरूर होती होगी इन नेताओं को। तभी तो एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं ये कम से कम पर्दा रहता था कि भाई आतंकवादियों की मौत पर या इस पर इस तरह से ना करें समर्थन, आतंकवादियों का समर्थन, आतंकवाद का समर्थन ना करें, और इतना ज़्यादा सेलेक्टिव ना हो कि बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यक और हिंदू जो हैं वो मारे जा रहे हैं तो उस पर तो कुछ ना बोलें, लेकिन आतंकवादियों के मारे जाने पर बोलें। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वोट बैंक की सियासत है ये मातम की सियासत करवा रही है जम्मू कश्मीर में। लाल जी देखिए, जब भी आप बात कर रहे थे रमा से और बता रही थी वहाँ के ग्राउंड की, आज बड़गांव जो है वो बंद रखा गया है। बड़गांव सिया बहुल इलाके हैं और बड़गांव में जो कल जो रैली आपने देखी थी और जिस तरह से लोग मातम मनाते हुए निकले थे, तो महबूबा मुफ्ती का इस चुनाव में कितनी भूमिका है ये तो मुझे नहीं पता। रमा आप बता रही थी, जो कह रही थी कि हम किंग मेकर की भूमिका में होंगी, लेकिन इतना तो पता है मुझे कि वो जो लास्ट मोमेंट में तीसरे फेज के या आप कह रहे हैं कि आखिरी फेज के इस चुनाव में उन्होंने जो ये कार्ड चला है, उन्होंने एक्स पे हैंडल पे ट्वीट करते हुए जो सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है कि ये मातम मना रहे लोगों के सॉलिडेरिटी के लिए उनके साथ हम हैं। ये जो हिजबुल्लाह के जो चीफ है नसरुल्लाह के मारे जाने पे जो यहाँ गमजदा लोग हैं, हम उनके साथ में ये मातम मनाएंगे और हम जो है कम से कम पीडीपी अपना चुनाव प्रचार अभियान को रोक देगा। एनसी को भी मजबूरी थी, उन्होंने भी उसके नेता ने उसको रोका जी। सवाल इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो सियासत कर रहे हैं और कार्ड खेल रहे हैं, यही काम तो कांग्रेस पार्टी में भी है जी। प्रियंका गांधी वाड्रा के जो ये दर्जनों ट्वीट हैं इजराइल और हमास को लेके, फिलिस्तीन को लेके, कि वायनाड का इलेक्शन जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम आया और उसके बाद आप देखिए कि लगातार प्रियंका गांधी का ट्वीट हमास के समर्थन में फिलिस्तीन को लेके शुरू हो गया। अगर ह्यूमैनिटी के लिए बात अगर प्रियंका जी कर रही थी तो कम से कम एक सवाल तो होना चाहिए, जो इजराइल पे जो हमला हुआ हमास का, जो सैकड़ों हजारों में जो रॉकेट दागे गए, बिल्कुल, जो सैकड़ों लोगों को वहां से घर से अगवा करके उठाया गया, कहीं क्लब से उठा लिया, कहीं क्लब से उठाया, उस हमास के आतंकी उस घटना को देख के दुनिया स्तब्ध थी। बिल्कुल। अभी भी कई हॉस्टेज में जो लोग हैं वो अभी तक बाहर निकल नहीं पाए हैं, कुछ हॉस्टेज में जो इजरायली हैं वो मारे गए जी जी। और इतना बड़ा जो नृशंस अपराध है, इतनी बड़ी हत्या है, उस पर उसको आप छुपाते हैं। और केरल में चूंकि हमास के चीफ
आपको याद होगा कि केरल में हमास के चीफ का सीधा सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ा गया था। वहां सीपीएम और कांग्रेस पार्टी में एक तरह से कंपटीशन बना गया था कि हमास के सपोर्ट में कौन निकलेगा पार्टी। बिल्कुल। और प्रियंका गांधी को यह लगता है कि वायनाड आना है तो बगैर हमास के समर्थन दिखाते हुए चुनाव नहीं जीत सकती है। तो सीधी बात तो वही बात तो महबूबा मुफ्ती कर रही है। और महबूबा को भी लग रहा है कि कम से कम ये बड़गांव के इलाके में जो शिया बहुल इलाके हैं, जो लोग मातम के लिए बाहर निकले हैं, कम से कम उठाया जाए फायदा। सही बात। उनका अगर एक बार सॉफ्ट सेपरेटिज्म का ही मुद्दा दिखाएं तो उनकी बात बन सकती है। बिल्कुल। तो ये जो बात बनाने के लिए बात कर रहे हैं, तो इस देश को सबक लेना चाहिए। ठीक है। जो पाकिस्तान ने जिस तरह से गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में बांट के टेररिस्ट को अपना खाके में किया था, तो पाकिस्तान आज कंगाली के हाथ बिल्कुल पे है। वो और ये नजीर अगर सामने में। आपके पास डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है, आपके पास नए जनरेशन को देने के लिए कुछ नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला आके कहते हैं कि हम भारत सरकार पे दबाव बनाएंगे। ठीक है। पाकिस्तान का आपने उदाहरण दिया, वहां पर सऊदी अरब ने हाल में कहा है कि ये जो हज करने आते हैं इसके बहाने भीख मांगने आ जाते हैं यहां पर, इसलिए इन लोगों को बढ़िया से चेक करो। नहीं, मैं ये इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, भीख मांगने की बात तो सेकेंडरी है। अब सऊदी अरबिया ने बड़ा फैसला लिया है। जी। सऊदी अरबिया ने कहा है कि कम से कम सऊदी अरब के किसी भी जलसे में, जी। किसी भी मजालिस में, किसी भी प्रे में, मस्जिदों में कम से कम फिलिस्तीन को लेके और इन सब सारी चीजों के लिए के कोई भी बातें नहीं होगी। बताइए। और सऊदी अरब जो चैंपियन है सऊदी अरब में, कि आप इजराइल, हमास और इन सब चीजों को लेके, फिलिस्तीन को लेके आप प्रीच नहीं दे सकते। बिल्कुल। और यहाँ लखनऊ तक में हो रहे हैं। का एक मॉडरेट रुख है। लेकिन आप भारत में देख लीजिए लोगों को किस तरह से एक वोट बैंक में आप बना दिए हैं, तो जिसकी जो मर्जी कम से कम हिजबुल्लाह के साथ में भी लोग खड़े हो गए हैं, नसरुल्लाह के साथ में भी खड़े हो गए, सारे आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और वो जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक दिखाई पड़ रहा है। रमा, ये सब तो चलिए सियासत में मातम की सियासत चल रही है, पता नहीं इसका कितना फायदा ये लोग उठा पाएंगे। लेकिन अब अंतिम दौर है, तीसरा दौर, 40 सीट, सबसे ज्यादा सीट किस तरह से वहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जम्मू में शायद इस बार 24 सीटें जम्मू की और 16 सीटें घाटी की। तो इस बार कैसा लग रहा है, किस तरह के मुकाबले आप वहां पर देख पा रही हैं? ज्यादातर सीटों पर क्या मल्टी कॉर्नर? देखिए, अगर हम कश्मीर संभाग की बात करते हैं तो कश्मीर संभाग की जो ज्यादातर सीटें हैं, यहाँ पर तो बहुकोणीय मुकाबला सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और अपने आप में बेहद दिलचस्प यहाँ की सियासत हो गई है। जिस तरह से आप ये देखिए, जो जमात के कैंडिडेट्स हैं वो उतर कर आए हैं। इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी कई सीटें ऐसी हैं जिन पर एक कड़ा चुनावी मुकाबला दे रहे हैं। इसके साथ ही निर्दलियों की अगर हम बात करते हैं, निर्दलियों में बहुत से नए चेहरे हैं और जो नए चेहरे हैं वो बात कर रहे हैं नए जम्मू कश्मीर की, नए विकास की, तो वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो है एक इस पूरी चुनावी लड़ाई को बना देते हैं और एक नया एजेंडा भी वो सेट कर रहे हैं। बीजेपी ने भी यहाँ पर कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वो भी चुनौती देते हुए कई सीटों पर दिखाई देते हैं। और दूसरी बड़ी बात है, जब हम निर्दलियों की बात करते हैं तो निर्दलियों में कई ऐसे रेबल कैंडिडेट भी हैं जो कई बार से पीडीपी से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीतते आए हैं, लेकिन अब उन्हीं दलों के सामने वो चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। तो इसको देखते हुए बहुकोणीय लड़ाई तो है ही, यहाँ पर जो मुद्दे हैं, मुद्दों की लड़ाई भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह के मुद्दे यहाँ पर राजनीतिक दलों ने उठाए हैं, लेकिन जिस तरह की जरूरतें यहाँ पर लोगों की है, विकास को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, एक नई तरह की राजनीति हो जो डर से अलग हो, बिल्कुल इसी नई राजनीति को उसको लेकर काफी उत्साहित है यहाँ का मतदाता। इसी नई राजनीति को जिस तरह वहां पर युवा बढ़ा रहे हैं, नई सोच की तरह, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार कश्मीर के लोग इस सियासत को कितना स्वीकार करते हैं। और हम आपके जरिए जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमा त्यागी जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। और आज की जो हमारी खास चर्चा होने वाली कि हमारे यहाँ लोकतंत्र आ गया है, लेकिन ये हैंड ओवर